हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो स्टार्ट करने वाले हैं। टाइटल आपने देख लिया होगा, वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आपको वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 1 पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो रही होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, रिकैप सीरीज का एक ही पर्पज है। अब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अ 2 kg block slides on a horizontal floor with a speed of 4 meter per second. It strikes an uncompressed spring and compresses it till the block is motionless. तब तक वो स्प्रिंग को दबाता है जब तक कि वो रुक ना जाए। The kinetic frictional force is 15 Newton and spring constant is 10,000 Newton per meter. Find the compression in the string. अब देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गई। कितना है? 15 न्यूटन। और मास कितना है ब्लॉक का? 2। वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। ये ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये स्प्रिंग से टकरा कर उसको क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। और के भी हमें दिया हुआ है। अब देखिए, तो अभी ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², वो खर्च करेगा। किसके अगेंस्ट खर्च करेगा? पहला, वो स्प्रिंग को दबाएगा, उसमें ये एनर्जी खर्च होगी। दूसरा, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। तो जब ब्लॉक कंप्रेस कर रहा होगा तो ब्लॉक की जो एनर्जी है हाफ mv², वो दो पार्ट में खर्च होगी। उसका एक हिस्सा स्प्रिंग को कंप्रेस करने में खर्च होगा, और दूसरा हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट खर्च होगा। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 15। तो जब ब्लॉक रुक जाएगा तो उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी का एक हिस्सा हाफ kx² में स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, और एक हिस्सा वो खर्च करेगा अपनी एनर्जी का अगेंस्ट द फ्रिक्शन। इसीलिए मैंने लिखा है हाफ mv² इक्वल टू हाफ kx² प्लस 15, इसीलिए लिखा है। अब देखिए, मास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मास 2 kg है, वेलोसिटी 4 है। 4 का स्क्वायर कर देंगे। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है 10,000। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 16। हाफ 10,000 10 की पावर 4 x² प्लस 15। 16 में से 15 माइनस हो जाएंगे, तो हाफ 10 टू द पावर 4 x² बचेगा। तो ये बचेगा 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन x का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, ये पॉइंट याद रखिए, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये यहाँ पर एक छोटा सा, हाँ, x की पावर कितनी है? 4 है। अब स्क्वायर रूट लेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, 10 टू द पावर 4 का 10 टू द पावर 2 x। तो x कितना आएगा? √2/100। अब आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू 1/√2। 50 बार कैंसिल कर दीजिए, तो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग विल बी 1/50√2। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको भी समझ में आई होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। तो स्प्रिंग की एनर्जी का एक हिस्सा इसको ओवरकम करने में भी खर्च हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने x को कैलकुलेट कर लिया, 1/50√2। जो भी आपकी यूनिट्स दी गई हैं, आप उन यूनिट्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल।
इन द बिलो फिगर व्हाट कांस्टेंट फोर्स P, कितने स्थिर बल P की जरूरत है, व्हाट कांस्टेंट फोर्स P इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द 50 kg बॉडी which starts from rest to a velocity of 10 meter per second in moving 7 meter along the plane. neglect फ्रिक्शन को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और ये फिगर आपको दिख रहा होगा। हमें वो उस पी की वैल्यू निकालनी है जो इस ब्लॉक पर लगे और उसकी वेलोसिटी को 0 से बढ़ा कर कितना कर दे, 10 कर दे। और वो बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन को आप क्या करिए, नेग्लेक्ट करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम आ गया। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि भाई ये जो ब्लॉक है इस पर लगने वाला एक फोर्स ये कितना हो जाएगा, P cos 30। अब P cos 30 को आपने कैलकुलेट किया तो P cos 30 हो जाएगा √3/2P, √3/2P। और ये √3/2P इस बॉडी को, अब देखिए अब इसकी सिचुएशंस को भी समझ लेते हैं। ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और अलोंग द प्लेन वो कितना डिस्टेंस चलता है, 7 मीटर। और अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब दूसरी बात, ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में भी बात कर लें। डाउनवर्ड फोर्स नीचे लगता है जो कि होगा mg sin 30। m यहां पर दिया हुआ है कितना, 50 kg। तो वर्क डन, तो सबसे पहले अब यहां पर बात करेंगे नेट फोर्स कितना होना चाहिए। देखिए नेट फोर्स होना चाहिए जो ब्लॉक को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर ले जाए, तो वो होना चाहिए P cos 30 माइनस mg sin 30। cos 30 की वैल्यू रख दी, √3/2, और ये हो गया आपका मास 50 kg, जी 10 ले लेते हैं, sin 30 1/2, तो P √3/2 माइनस 250। और नेट फोर्स के कारण बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गई। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 7। तो कंसेप्ट हम क्या लगाने वाले हैं इस सवाल में कि नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम इस को अप्लाई करते हैं। हाँ, तो अब जगह नेट फोर्स कितना हो गया हमारा, फिर हम पीछे जाते हैं, P √3/2। तो कंसेप्ट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम की कंसेप्ट है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। वो बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K डॉट E काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू नेट वर्क डन। देखिए कंसेप्ट नेट वर्क डन की है। तो अब देखिए यहां पर हमें सवाल में दिया गया था इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसी को अप्लाई कर देते हैं और मास के बारे में भी सोच लेते हैं कि मास तो 50 kg है, तो हाफ 50 इंटू 7 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 50 इंटू 0 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। नेट वर्क डन, नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 7। तब नेट फोर्स यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो ये हो गया 25 इंटू 49, ये हो गया 0। और नेट फोर्स है आप जानते हैं P √3/2 माइनस 250 इंटू 7। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया।
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कैलकुलेशन पूरा करा करो, तो चलिए कर देते हैं। 25 9 225, 22 कैरी, 122 1225, और ये हो गया 7p√3/2, और 250 इंटू 7 0 35 3 1750। तो ये अब 1225 प्लस 1750 विल बी 7p√3/2। तो सबसे पहले अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। 5 7 9 2975 इक्वल टू 7p√3/2। तो ये अब आपका आ गया। तो अगली स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। 2975 इक्वल टू 7p√3/2। अब सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 7 4 जा 28, एक बच जाएगा, 17 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 3 बचेंगे, 7 5 जा, तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कैंसिल हो गया। 7 5 जा तो ये 5 आना चाहिए, 7 की जगह कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये आ गया 425। तो 425 इक्वल टू p√3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 850 इक्वल टू p इंटू √3। तो अब तो बात क्लियर है कि p की वैल्यू क्या आ गई, 850 डिवाइडेड बाय √3। इतना फोर्स लगाने पर बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए 850/√3 होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, 850 डिवाइडेड बाय √3। अब आप चाहे तो √3 को क्या लिख सकते हैं, 1.7। ये हो जाएगा 8500 डिवाइडेड बाय 17। 17 से कैंसिल कर दें, 17 5 जा, तो आपकी जो आंसर है क्वेश्चन की वो होनी चाहिए 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस को करना जरूरी है। तो ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि p cos 30 यहाँ लगता है और नीचे की तरफ लगता है 50g sin 30। तो यहाँ हमें, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमें यहाँ पर नेट फोर्स की कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है, 500 न्यूटन। तो ये अब आप समझ गए कि 500 न्यूटन। तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस अच्छे हैं। अब देखिए, तो ये आपका यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया था। अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ए रनिंग बॉय ऑफ हाफ हिज मास। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। एक दौड़ते हुए आदमी की काइनेटिक एनर्जी बॉय की काइनेटिक एनर्जी का आधा है। और यहां पे आगे दिया गया है बॉय ऑफ हाफ हिज मास। तो बॉय का मास क्या है, उसके मास का आधा है। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। मैन अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देता है। नाउ हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज द बॉय। तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बॉय की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। अब पूछा गया है द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड यूनिट्स मस्ट बी। 4 आंसर दिए गए। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि मास ऑफ मैन 2m, मास ऑफ बॉय आधा, मैन के मास का आधा, ये हो गया m। दूसरी दो चीजें और सपोज कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन हम मान लेते हैं v1, और अब बचा वेलोसिटी ऑफ बॉय हमने मान ली v2। अब हमें दिया हुआ है कि मैन की काइनेटिक एनर्जी बॉय की काइनेटिक एनर्जी का आधा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैन की काइनेटिक एनर्जी मास 2m है,
वेलोसिटी v1 है, बाहर हाफ रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय का मास क्या है, m है, और वेलोसिटी हमने मान ली v2 स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 4। तो v2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4v1 स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैन अपनी स्पीड को, मैन का मास 2m, ध्यान रखिए, अपनी स्पीड को v1 से बढ़ाकर v1 + 1 कर देता है। तब मैन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बॉय की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो भाई बॉय की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv2 स्क्वायर, दोनों बराबर हो गए। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो इक्वेशन बना v1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये v2 स्क्वायर की वैल्यू 4v1 स्क्वायर यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा v1 + 1 का होल स्क्वायर, एक बार फिर देख लेते हैं, इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2, v2 स्क्वायर बाय 2, और v2 स्क्वायर की जो वैल्यू है ये रही 4v1 स्क्वायर, हम यहाँ रखने जा रहे हैं 4v1 स्क्वायर बाय 2। तो v1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2v1 स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, v1 स्क्वायर + 2v1 + 1 इक्वल टू 2v2 स्क्वायर, 2v1 स्क्वायर, सॉरी ये होगा 2v1 स्क्वायर, ठीक है। अब तो 2v1 + 1 इक्वल टू v1 स्क्वायर, क्योंकि ये इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो अब ये आ गया हमारा v1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस, एक तरफ कर देते हैं सारे टर्म्स को, 2v1 माइनस 2v1, और फिर आएगा, एक बार थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे, यस, तो माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, है ना, तो माइनस v1 स्क्वायर प्लस 2v1, एक तरफ कर लिया सारे टर्म्स को। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, v1 स्क्वायर माइनस 2v1 -1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। तो करते हैं, -(-2) प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4। तो ये अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन आई है ये इस तरह से है, v1 इक्वल टू 2, माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दिया, बचा √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 √2 अपॉन 2। तो v1 का आंसर आ जाएगा 1 + √2। v1 का आंसर आ जाएगा 1 + √2, या हम उसे कह लें √2 + 1। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर है, √2 + 1। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। चैलेंज एक ही है कि 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, 1 मिनट में ये सॉल्व होना चाहिए। दिस इज द ओनली चैलेंज वी हैव इन दिस क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसे पढ़ता हूं। अ स्प्रिंग व्हेन कंप्रेस्ड बाय 4 सेंटीमीटर, एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं 4 सेंटीमीटर से, तब उसकी एनर्जी कितनी होती है, 2 जूल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड इट बाय 8 सेंटीमीटर विल बी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, इन ए स्प्रिंग क्या होगी, हाफ kx²। और यहां पर हमें दिया हुआ है कि
4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होता है, तो 4 सेंटीमीटर को आप उसमें बदल लें, किसमें, मीटर में, तो 1/25 मीटर आपका कंप्रेशन आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर दी गई है, कितनी, 2 जूल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाफ kx² इक्वल टू 2 जूल। के हमें मालूम नहीं है, यहाँ से हमें के निकालना है, और ये हो गया 1 देखिए हमने ऐसे करा था मीटर में, तो 1/25 मीटर हो गया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो k/625। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 625 इंटू 4। मल्टीप्लाई करिए, 20, 2, 10, 1, तो ये आ जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर। और के आप अच्छे से जानते हैं, ये स्प्रिंग का क्या है, फोर्स कांस्टेंट। अब वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर स्प्रिंग को हम एक्सटेंड कर दें 8 सेंटीमीटर, तो कितना फोर्स लगेगा जिससे हम उसकी लेंथ को 8 सेंटीमीटर बढ़ा सके। अब आप जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx होता है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए के की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 2500, और ये 8 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करना है, तो 8 को डिवाइड कर दिया 100 से। क्यों करा, क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए, एमकेएस में तो 2 जीरो तो कैंसिल हो रहे हैं। तो अब फोर्स बचा 25 इंटू 8, तो जो फोर्स का आंसर होगा वो कितना सिंपल होगा, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। तो इस तरह से हमने इस सवाल को कर लिया, 200 न्यूटन। बहुत सिंपल था, हाफ kx² से k निकाल लो, उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। कई बार पेपर सिंपल भी होता है, तो हमें हर तरह की प्रैक्टिस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। जस्ट टेक ए टाइम टू टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा अब तक। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग इज गिवन बाय E equal to 50x², where x is the displacement in meter and E is in joule. Then the force constant of the spring. पहला आंसर 50 न्यूटन मीटर, दूसरा 100, तीसरा 100। यूनिट अलग अलग दी गई है, और आप जानते हैं फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। तो अब एनर्जी हमें दी गई है 50x²। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ kx² इक्वल टू 50x²। बहुत ही सरल सवाल था, और कई लोग इसमें बहुत उल्टी सीधी, तो k आ गया 100 न्यूटन पर मीटर। सीधा सवाल, सीधा आंसर, ठीक है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना है, 100 न्यूटन पर मीटर। द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ स्प्रिंग के बारे में एडिशनल चीजें बताना चाहता हूं। अब जैसे आप जानते हैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx²। दूसरा, स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, kx होता है। तो अब क्या करना है, इस इक्वेशन के दोनों साइड आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, k से। एक नया फॉर्मूला है हाफ kx², तो 2uk इक्वल टू k² x², तो 2uk इक्वल टू f²। तो ये एक रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ गुड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ये मालूम होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन स्प्रिंग फोर्स F and potential energy stored in a spring. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो ये मुझे लगता है कि आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर
वर्कआउट भी किया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे हम बड़े कई सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो आई गिव यू द टाइम टू नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब तक आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बोल्ट ऑफ मास 0.3 kg, एक बोल्ट है, नट बोल्ट समझते होंगे, जिसका मास कितना है, 0.3 kg, फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, वो एक लिफ्ट की छत से गिरता है, मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो लिफ्ट है ये नीचे आ रही है, कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रही है, 7 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। तो ये जो बोल्ट है ये लिफ्ट के फर्श से टकराता है। लेंथ ऑफ द एलिवेटर इज 3 मीटर एंड डज नॉट रिबाउंड, और टकराने के बाद वो वापस रिबाउंड नहीं होता है। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इम्पैक्ट। तो आप जानते हैं कि हीट एक तरह की एनर्जी है। तो यहाँ कंसेप्ट ये है कि जब बोल्ट 0.3 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया होगा, ये 3 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया होगा, तब उसके पास, जब वो 3 मीटर की हाइट पर था, तब उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये ग्राउंड से टकराएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, पहली बात। अब दूसरी बात, क्वेश्चन कहता है कि वो रिबाउंड नहीं होता, इसका मतलब उसकी पूरी पोटेंशियल, उसकी पहला कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी थी हाइट से गिरने के कारण, जब वो एलिवेटर के फ्लोर से टकराएगा तब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, पर वो रिबाउंड नहीं होता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो उसकी पूरी एनर्जी हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी। एक्चुअली में क्या होगा कि कुछ एनर्जी का पार्ट साउंड में प्रोड्यूस होगा, पर यहाँ पे मालूम हमें कहा गया कि कितनी हीट प्रोड्यूस है। तो यहाँ पे कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। तो हीट प्रोड्यूस्ड को हम लिख सकते हैं इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अच्छा, देखते हैं जी दिया हुआ है कि नहीं। जी नहीं दिया हुआ। तो मास है 0.3 kg, हाइट है 3.3 kg, ये 10 ले लेते हैं हम, या हम आंसर को देखते हैं तो सारे आंसर पॉइंट में दिखते हैं, तो 10 की जगह मुझे लगता है कि जी को हमें क्या लेना चाहिए, 9.8 ही लेना चाहिए। 0.3 इंटू 9.8 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 जा 24, 2 कैरी ओवर 27, 29.4। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 से 12, 1 कैरी ओवर 28, 8.82 जूल्स हीट प्रोड्यूस होगी। सीधा क्वेश्चन है, 8.82 जूल्स हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये देखिए, ये आपका पहला आंसर मिल गया। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट भी हमें करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़ा सरल सवाल था, कुछ सवाल इसमें सरल भी हमने रखे हैं। तो 8.82 जूल्स इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं इसे पढ़ता हूं। A body of mass 2 kg, बॉडी का मास 2 kg है, is projected with an initial velocity of 5 meter per second along a rough horizontal table. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, जैसे आप ये मान लेते हैं, टेबल मान लेते हैं, और ये हमने बॉडी है जिसका मास 2 kg है, और इसको हमने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, और टेबल बहुत लंबी है ना।
तो ये आप मान लीजिए इतनी लंबी है कि कभी भी ये बॉल गिरेगी नहीं। तो अब पूछा गया है द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ा डिस्टेंस चलकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मान लेते हैं कि इस ड्यूरेशन में उससे बिफोर कमिंग टू रेस्ट पे आने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी के। और हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन, तो इसकी वेलोसिटी 0 क्यों हुई? सवाल ये उठता है इसकी वेलोसिटी 0 क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि फ्रिक्शन उसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देगा। तो हम इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं और एक सिंपल मेथड से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम की कंसेप्ट लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम की ही कंसेप्ट लगानी है हमें। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन against the friction will be equal to change in kinetic energy। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mu² माइनस 0, क्योंकि बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो मास अब देख लेते हैं 2 kg है, वेलोसिटी 5 है, 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25 जूल्स। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन विल बी 25 जूल्स। बड़ा सरल सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को फ्रिक्शन के केसेस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी अगली मेथड की, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे ये मास है, आपका मास दिया हुआ है 2 kg, तो इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगी। नॉर्मल रिएक्शन 2g के इक्वल है, और फ्रिक्शन का फोर्स जिसे हम Fr बोलेंगे μn होता है, और म्यू इंटू 2g, तो 2 μg फ्रिक्शन का फोर्स होगा, 2 μg फ्रिक्शन का फोर्स होगा। तो अब देखिए यहाँ हम ये मेथड क्यों नहीं लगा सकते, बस सोच रहे होंगे सब, क्योंकि म्यू नहीं दिया, म्यू नहीं दिया। अगर म्यू दिया होता तो हम इस मेथड को लगा लेते। और फ्रिक्शनल रिटार्डेशन, अब देखिए फ्रिक्शनल रिटार्डेशन बड़ा सरल है, मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन क्या होता है, म्यू जी। फिर हम लगाते v² इक्वल टू u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, शुरू की 5² माइनस 2 म्यू जी। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी नहीं मालूम कि कितना डिस्टेंस चल के वो रुक जाती है, कितना डिस्टेंस चल के वो रुक जाती है। बस ये बोला कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो इसलिए ये मेथड यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि हमें एस भी नहीं मालूम है। एक्चुअली हमें अगर म्यू मालूम होता तो हम एस को रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस चलेगी, उस एस को हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो मेथड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ इसे क्यों नहीं लगा सकते। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। A bullet of mass 10 gram is fired horizontally with a velocity 1000 meter per second from a rifle situated at a height of 50 meter.
above the ground. If the bullet reaches the ground with a velocity 500 मीटर पर सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा गया है द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इन द ट्रेजेक्टरी ऑफ बुलेट इज इन जूल्स। जी दिया हुआ है 10, अच्छी बात है। और 4 आंसर है। पहला आंसर आप पढ़ सकते हैं 5005, दूसरा आंसर आप पढ़ सकते हैं 3755, तीसरा पढ़ सकते हैं 3750 और चौथा भी पढ़ सकते हैं 17.5। तो हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो इसे हम फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे कि नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंसेप्ट क्या है? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसी कंसेप्ट को हम लगाएंगे। अब बुलेट का मास 10 ग्राम है, 1000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और 50 मीटर से की हाइट से उसे फायर किया गया है। उसकी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड। और यही बुलेट जब ग्राउंड पे पहुंचती है तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है, देखिए इसको थोड़ा तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है 500 मीटर पर सेकंड। तो अब 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट ए जहां से बुलेट को फायर किया गया था, दूसरा पॉइंट बी जब बुलेट ग्राउंड पर पहुंचती है। तो इस पूरी प्रोसेस में उसकी एनर्जी में बदलाव होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए। एक तो mgh होगी और एक होगी हाफ mv²। अब मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है, तो ठीक है, 10 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी 10 है और हाइट कितनी है 50, मास है 10, तो 10/1000 और वेलोसिटी है 1000 का स्क्वायर। 1 1 1 1 ये सब कैंसिल हो गए, तो पोटेंशियल एनर्जी आई 5 और ये कुछ ऐसा होगा, ये 1 0 तो यहाँ हम कैंसिल कर देते हैं और ऊपर 1000 का स्क्वायर है तो 1000 × 1000 डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 100। तो ये 2 0 भी आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 10 को कितनी बार कैंसिल करेगा? 5 बार। तो ये 5 + 5000। तो अभी ए पर उसकी एनर्जी आ गई 5005। ए पर उसकी एनर्जी आ गई 5005। अब देखिए जब ये बुलेट ग्राउंड पर पहुंचती है तो आप जानते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब इस पॉइंट को मैंने ले लिया बी। अब यहां पर जब वो ग्राउंड पर पहुंचती है उसकी वेलोसिटी होती है 500 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये ग्राउंड पर पहुंच चुकी है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता। पोटेंशियल एनर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी, मास 10 ग्राम, वेलोसिटी 500 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000। 1 2 3 1 2 3 और ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 5 × 5 25, 25 × 50 1250 जूल्स। तो इनिशियल एनर्जी हो गई थी 5005 जूल और फाइनल एनर्जी हो गई थी 1250 जूल। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी कंसेप्ट पे आ रहे हैं, इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि एनर्जी में बदलाव क्या हुआ? वर्क डन एयर रेजिस्टेंस के कारण अगेंस्ट
एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो चेंज इन टोटल एनर्जी 5005 minus 1250 will be the work। तो माइनस कर लेते हैं 5005 से 1250 को माइनस किया 5573755, तो वर्क की वैल्यू होगी 3755 जूल्स। तो ये इसका क्या हो गया, एक करेक्ट आंसर आ गया। ये देखिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या कंसेप्ट हमने यूज करी। पहले 50 मीटर की हाइट पे बुलेट की एनर्जी निकाल ली टोटल, और जब वो ग्राउंड पर पहुंची तब उसकी टोटल एनर्जी निकाल ली। और क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी में बदलाव हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज बुलेट को एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना था पड़ा, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 3755 जूल्स। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं जिससे आप इसको नोट कर लें। तो ठीक है, अब आपने नोट कर लिया तो इसको हम पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m 25 kg, तो ब्लॉक का मास कितना है 25 kg, ये रहा, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो किसी भी तरह का, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो किसी भी तरह का एनर्जी में लॉस नहीं होगा। विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड मीट्स द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के 100 न्यूटन पर मीटर फिक्स एट वन एंड एज शोन इन द फिगर। तो ये देखिए, ये आपका 25 kg का है और ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है के इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, और वो एक यहाँ पर फिक्स करी गई है। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, अब पूछा गया है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या, निकालिए। एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजिशन, तो जब वो ब्लॉक वापस स्प्रिंग से टकरा कर, उसको दबाकर, कंप्रेस कर कर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौटता है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ब्लॉक का मास है 25 kg और ये वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड और के दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि अभी इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है। जब वो स्प्रिंग को पूरी तरह से कंप्रेस कर देगा, दबा देगा, तब उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विल बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक हम कह सकते हैं इक्वल टू पोटेंशियल पी डॉट ई डॉट एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये कंसेप्ट हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² और ये हो जाएगा हाफ kx², हाफ से हाफ कैंसिल, तो mv² डिवाइडेड बाय k इक्वल टू x²। तो x आएगा, रूट में आ जाएगा m/k इंटू v, m/k इंटू v। तो मास आपका दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 25 kg, के की वैल्यू भी दी गई है 1/100 इंटू वेलोसिटी 3, तो x इक्वल टू रूट ऑफ 1/4 इंटू 3, और आप जानते हैं ये हो जाएगा 3/2, तो 1.5 मीटर स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, 1.5 मीटर। अब ये पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौटेगा। तो इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि किसी भी तरह का फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स उसे वापस भेजेगा, और जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा
तब उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से वो गया होगा। तो कितनी वेलोसिटी से गया था? 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया था। तो इसका आंसर है कि x क्या होना चाहिए? 1.5 होना चाहिए। और वेलोसिटी पर जब वो लौटेगा तब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, इसलिए हमें इसे लिखना चाहिए -3 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी डाल दीजिए। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत सरल सवाल था, आसानी से हमने इसको कर लिया। और अब ये अगला सवाल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय U इक्वल टू A upon x to the power 12 minus B x to the power 6, where A and B are positive constants and x is the distance between atoms. Find the value of x, पूछा गया है, at which force is 0. x की वो वैल्यू निकालिए जिस पर फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड पर जाकर। तो सबसे पहले आपको फोर्स U दिया हुआ है A अपॉन एक्स टू द पावर 6 और ये दिया हुआ है x टू द पावर 12। तो फोर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? du बाय dx निकालना पड़ेगा। हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो वैल्यू बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर -6 माइनस, अंदर ले जाइए, डी डी एक्स ऑफ बी एक्स टू द पावर -12। अब क्योंकि ए कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा -6 एक्स टू द पावर -6 -1, और बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -12 एक्स टू द पावर -12 -1। तो अब ये हो जाएगा -6a एक्स टू द पावर -7 और ये +12b एक्स टू द पावर -13। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अब हमसे पूछा गया एक्स की किस वैल्यू के लिए फोर्स 0 होगा। तो अब आगे क्या करना है? हमें फोर्स को क्या कर देना है? 0 कर देना है और एक्स को सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल पावर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो फोर्स हो गया हमारा, ये हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे इसको, -6a अपॉन एक्स टू द पावर 7 और ये प्लस है 12b एक्स टू द पावर 30, 12b एक्स टू द पावर 30, इसको हमने 0 कर दिया। अब 12b एक्स टू द पावर 36 को 13 को इधर ही रहने दिया और इसको इधर ले जाके हमने पॉजिटिव कर दिया। अब देखिए 6 12 को कैंसिल कर देगा 2, तो ये हो गया 2b और एक्स टू द पावर 13 को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। यहाँ एक्स टू द पावर 7 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब आपका एक्स टू द पावर 2b अपॉन a किसकी वैल्यू होगी? एक्स टू द पावर 6 की। तो 2b अपॉन a टू द पावर ट्रांसफर करिए, तो ये x की इस वैल्यू के लिए फोर्स क्या होगा? इस वैल्यू के लिए क्या फोर्स क्या होगा? 0 होगा। अब हमसे पूछा गया कि पोटेंशियल एनर्जी, हम जानते हैं पोटेंशियल du बाई dx के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। अब हमें पता चल गया कि x की किस वैल्यू के लिए फोर्स 0 होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो अब देखिए ये हमारा जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, a अपॉन एक्स टू द पावर 12 माइनस b अपॉन एक्स टू द पावर 6। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स टू द पावर 12, यस,
माइनस बी अपॉन एक्स टू द पावर 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस बी एक्स टू द पावर 6, और हम x टू द पावर 6 को जानते हैं। x टू द पावर 6 कितना है, 2b अपॉन a, 2b अपॉन a। तो यहाँ लिख लिया 2b अपॉन a, तो ये हो गया 2b अपॉन a इंटू 2b अपॉन a, और ये हो गया 2b अपॉन a। अब ये a ऊपर चला जाएगा, तो a इंटू a स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 4b स्क्वायर, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस a बाय 2। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के पोटेंशियल एनर्जी कर्व में जब हम पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो मेरी एडवाइस है कि आप ये थ्योरी पर जरा ध्यान दें और इसका ध्यान रखें। इस तरह के सवाल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट मोस्ट। ठीक है, तो ये क्लियर होने के बाद डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस है, और हाँ, सबसे पहले तो बनना चाहिए, उसके बाद सही बनना चाहिए। और यहाँ हमने x टू द पावर 6 की वैल्यू रख दी, इसको लिख दिया x टू द पावर 6 इंटू एक्स टू द पावर 6, 2b अपॉन a था, तो a इंटू a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a क्यूब अपॉन 4b स्क्वायर माइनस a बाय 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। अब ये अगला सवाल है, तो मैं आपको, ये बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा टिपिकल सवाल भी है। मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया। अब मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ। फिगर शोज अ पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल, स्लाइडिंग डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, फ्रिक्शनलेस ट्रैक, फ्रिक्शन नहीं है, विच रिमेन्स, इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हर पॉइंट पर एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। विच टर्मिनेट्स इन ए, ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, इन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अगर वो पॉइंट ए से स्लिप करना शुरू कर देता है, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे पार्टिकल का जो मास है वो दिया नहीं गया, कोई बात नहीं, हम पार्टिकल का मास कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं, और ये स्लाइड करना शुरू करता है, मान लीजिए किस वेलोसिटी से, 0। अब थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, तब इसकी वेलोसिटी मान ली हमने कितनी, v, और मास कितना मान लिया हमने, m। तो हमसे पूछा गया है जब वो b को छोड़ता है तो b से कितनी दूर, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितनी दूर वो पार्टिकल ट्रैक को हिट करेगा। तो चलिए करते हैं एक बार फिर से वही डायग्राम। मास तो हमने आपको बताया m, स्टार्ट स्लाइडिंग 0, और यहाँ वेलोसिटी उसकी हो जाएगी v। तो अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो ए पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, एक तो होगी mgh, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और पोटेंशियल हाइट कितनी है 1, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग है। अब बी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू 10, और हाइट हो गई, हाइट कितनी हो गई 0.5, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, mgh, ठीक है। तो ये हो गया 10m, ये 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो ये हो गया 5m, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। 5m को लेफ्ट में ट्रांसफर करिए, 5m इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू
√10। अब ये जब ट्रैक को छोड़ेगा तब उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? √10 होगी। अब वो ट्रैक से कितनी दूर जाकर टकराता है? तो यहाँ पर हाइट देखिए कितनी है, 0.5 मीटर। ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन हो गया कि ये पार्टिकल कितनी हाइट पर है, 0.5 मीटर पर है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यस, 0.5 मीटर पे है। और जब ये ट्रैक को छोड़ता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? √10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल का क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। कभी ना कभी तो वो ग्राउंड से टकराएगा। तो हमसे पूछा गया है कि भाई एक्स बता दो। क्या बता दो? एक्स बता दो। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज किया। क्या यूज किया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज किया। अब ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। हम जानते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस विल बी 0। तो अब सबसे पहले क्या करना है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² का यूज करना है इन, अब कैसे यूज करना है ये भी लिख देते हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल हाइट कितनी है? 0.5। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, जी को 10 ले लेते हैं। यहां से हमें टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल, अब ये आ गया 0.5 इक्वल टू 1/2 10t²। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 और ये हो गया 5t²। तो t² इक्वल टू 1/√t² 1/10। तो t² कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। t हो जाएगा 1/√2 सेकंड में वो ग्राउंड से टकराएगा। अब हमें निकालना है x। क्या निकालना है? x। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज कर लेंगे। किसमें यूज कर लेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम यूज करेंगे यूजिंग S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसको यूज करना है। तो x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √10, टाइम दिया हुआ है 1/√10। और आप अच्छे से जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो √10 से √10 कैंसिल, तो वो 1 मीटर दूर ट्रैक से टकराएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1 मीटर। तो दो कंसेप्ट यूज करी, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी बी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। फ्रिक्शनलेस पर ट्रैक पर एनर्जी का लॉस नहीं होता है। और दूसरी कंसेप्ट बी पर वेलोसिटी निकाल ली। फिर एक प्रोजेक्टाइल की सिंपल थ्योरी से यह पता लगाया S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² को वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करके ये पता लगाया कि भाई वो कितने टाइम के बाद टकराएगा। और फिर हमें x निकालना है। फिर हमने कुछ नहीं किया, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज कर लिया। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया है वो आंसर है 1 मीटर। अच्छा सवाल है। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। तो चलिए जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। The distance moved by the body in time t is proportional to, first answer t to the power 1/2, second option t to the power 3/4, third option t to the power 3/2, fourth option t²। फोर्थ ऑप्शन कितना हो गया? t²। अब मैं आज आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी है। सबसे पहले हमें क्या करना है,
डायमेंशन से मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। डायमेंशन ऑफ पावर वर्क अपॉन टाइम, वर्क को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स की डायमेंशन रख दीजिए mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट L और टाइम की डायमेंशन t। तो पावर की डायमेंशन कितनी आती है mL² t⁻⁻3। m मास है, L डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम है। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं कि डिस्टेंस और टाइम में रिलेशनशिप निकालनी है। अगर पावर क्या हो, अगर पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर पावर क्या हो, कांस्टेंट हो, तब डिस्टेंस और टाइम में रिलेशनशिप को हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो अभी हमने इसको पावर तो निकाल ही लिया। तो देखिए गिवन है पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो mL², पावर की डायमेंशन लिख दी t-3 इज कांस्टेंट, तो L² mL² अपॉन t³ इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं L² इज प्रोपोर्शनल टू t³, L इज प्रोपोर्शनल टू t को पावर को उधर ट्रांसफर करो 3/2। और आप अच्छे से जानते हो कि L क्या है, L किसकी डायमेंशन है, डिस्टेंस की, और t किसकी डायमेंशन है, टाइम की। तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर 3/2, टाइम टू द पावर 3/2। तो ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये डायमेंशन का हमने एक यूनिक यूज यहाँ पर करा, जिससे हमारा आंसर क्या हो गया, जल्दी आ गया। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप कमेंट जरूर करिए, हमें जरूर लिखिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो चलिए अब फिर अगले सवाल की तरफ करते हैं। तो रिकैप सीरीज का तो एक ही एम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द पावर ऑफ एन इंजन विच कैन ड्रॉ अ ट्रेन ऑफ 400 मीट्रिक टन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 मीट्रिक टन में 1000 kg होता है। तो आप इसको 10⁻³ kg भी लिख सकते हैं। अब द इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in 98। तो 1 in 98 का मतलब है कि प्लेन के लिए साइन थीटा कितना है, 1/98 एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ट्रेन इज 10 न्यूटन पर टन। तो टोटल रेजिस्टेंस फोर्स, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया यहाँ पर। 400 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4000 न्यूटन। अब ये जो इंजन है ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है। तो इसको समझते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। ये देखिए, ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ये हमारा इंजन मान लिया हमने, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है किसी भी तरह का कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। तो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स होंगे mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। अगर हम इस पर F फोर्स लगाएं जो कि mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के एडिशन के बराबर है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा।
तो कंसेप्ट यहाँ आ गई F इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, दैट इज द फ्रिक्शन। और हम फ्रिक्शन को निकाल चुके हैं। अगर आप पिछले स्लाइड पर जाए और देखें तो हम फ्रिक्शन को निकाल चुके हैं 4000, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये तो हमें निकालना पड़ेगा। इसका वेट कितना है? 400 टन। तो 400 इंटू 10 टू द पावर 3, जी 9.8 ले लिया और साइन थीटा की वैल्यू 1/98, और ये हम निकाल चुके हैं, इसलिए बिल्कुल कॉस वगैरह मत लगा दीजिएगा। 9.8 98 को 10 बार कैंसिल कर देगा, तो ये फोर्स हो गया 400 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि ये 10 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 10 टू द पावर 2 नहीं आएगा, ये थोड़ा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, तो ये आना चाहिए। देखिए 10 तो कैंसिल हो गया, अब 1 0 इधर बची, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 4000। तो अब ये टोटल फोर्स हो गया आपका 400 1 2 3 4 प्लस 4000, इसको हमें जोड़ना है। 44,000 का फोर्स लगा न्यूटन। अब पावर क्या होगी? पावर होगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। फोर्स है 44,000 है, ठीक है, ध्यान रखिए, इनटू वेलोसिटी 10, तो ये हो गया 44 इंटू 10 टू द पावर 4, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4.4 इंटू, अब 10 से डिवाइड कर दें इंटू 10 टू द पावर 5, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 440 लिख लें इंटू 10 टू द पावर 3 वाट, और 10 टू द पावर 3 वाट को हम लिख सकते हैं 440 kW। kW का मतलब होता है किलोवाट। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। बस इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड ज्वाइन करते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगेन थैंक यू, और इसे नोट कर लीजिए।